हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 मनी एंड बैंकिंग का पार्ट फर्स्ट। तो देखते हैं मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में है क्या। पहले तो देखेंगे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का दूसरा भी नाम है कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। कमोडिटी टू कमोडिटी, सामान के बदले सामान, सामान के बदले सामान। अब इसका मतलब क्या है सर? सामान के बदले सामान का मतलब ये हुआ कि कोई गुड्स है, जैसे गेहूं और चावल का एग्जांपल ले लेते हैं। अब किसी को चावल चाहिए और गेहूं बेचने हैं, तो ऐसे इंसान को ढूंढेगा जिसे गेहूं तो बेचने हैं और चावल खरीदने हैं। तो इसे कहते थे बार्टर सिस्टम, C2C इकोनॉमी। ऐसे था, सिर्फ गुड्स का ही ट्रांजैक्शन, पैसे का तो कोई रोल ही नहीं था। अब सर ये बंद हुआ। अब ये बार्टर सिस्टम बंद हुआ ब्रिटिश सरकार के काल में, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ मनी वहीं टाइम आया। अब बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या थे? एक तो डिफ़िकल्टी होती थी कुछ सामान खरीदने में। डिफ़िकल्टी कैसे? अगर चावल बेचने हों और गेहूं खरीदने हों, तो ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसे गेहूं बेचने हों और चावल खरीदने हों। अब डिफ़िकल्टी तो है, देखी जाए तो ऐसा व्यक्ति कब मिलेगा तो वो अपनी नीड पूरी कर पाएगा। दूसरा, डेफर पेमेंट में प्रॉब्लम आती थी। अब डेफर पेमेंट क्या है? डेफर पेमेंट जैसे हम कह देते हैं ना उधार, कि हम ये बाद में दे देंगे। अब जो उस टाइम जो पेमेंट थी वो बाद में पता नहीं कितनी हो जाए, तो ये भी है। एक, उसे ट्रांसपोर्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती। अगर देखी जाए तो आज हमें 1 kg राइस खरीदनी हो तो हम उसके बदले रुपए लेके चले जाते हैं जेब में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो बार्टर सिस्टम में क्या होगा, उसके बदले कुछ और सामान दूर लेके जाना पड़ेगा। हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा एक्सपेंडिचर मिल जाए, जैसे ये राइस हो गया, ये तो किसी में रख कर लिया जाए। अगर जानवरों का ट्रांसपोर्ट, समझ रहे हो, अगर जानवर खरीद फरोख्त करना हो तो उसमें तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर यहाँ से 5-10 किलोमीटर तो चलो नॉर्मल हो जाए, अगर 20 किलोमीटर दूर जाकर कोई जानवर खरीदना है, पशु खरीदना है, तो अब इस साइड यहाँ पर से 20 किलोमीटर दूर पशु को ले जाएं, और ज़रूरी थोड़ी ना है कि 20 किलोमीटर बाद हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये बार्टर सिस्टम में बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स थे। 4 ड्रॉबैक हो गए। और एक वैल्यू ऑफ मनी कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो पाती थी। जैसे कोई घोड़ा है और किसी को गाय चाहिए घोड़े के बदले। अब वो गाय की प्राइस कम हो, घोड़े की ज़्यादा हो, तो वैल्यू में भी नहीं हुआ, तो कई प्रॉब्लम्स आती थी C2C इकोनॉमी। अब जब रुपए आने लग गए, जैसे ये नोट्स बने, तो इसमें प्रॉफिट कहें या एडवांटेज क्या क्या रही। अब देखते हैं जब मनी इंट्रोड्यूस हुआ तो उससे क्या क्या प्रॉफिट हुआ। एक तो लोगों को ढूंढना ही बंद हो गया, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू हुआ। एक डेफर पेमेंट में आसानी हुई, जैसे कहते हैं ना बाद में दे देंगे, तो उसमें आसानी हुई। एक प्रॉब्लम ये भी सॉल्व हुई, ट्रांसपोर्ट में स्टोर ऑफ वैल्यू आसान हुआ। सबसे ज़रूरी तो स्टोर ऑफ वैल्यू ही था। अब पूंजी को पैसे के रूप में स्टोर कर रख सकते थे, वरना वैसे या तो पशुओं के जरिए या फिर अनाज के जरिए स्टोर करना पड़ता, जिसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए। तो ये प्रॉफिट हुआ। अब मनी के भी 2 टाइप है,
एक फेट, एक फ्रोड्यूसरी, फेट और दूसरा फ्रोड्यूसरी। स्पेलिंग अपनी देख लेना भाई। फेट का मतलब क्या है? फेट वो मनी जो गवर्नमेंट के द्वारा है, गवर्नमेंट सप्लाई करती है इसकी, गवर्नमेंट सप्लाई करती है या गवर्नमेंट के द्वारा चल रहा है, ये फेट मनी होगा। फेट मनी सर गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे क्या ये 2500 के नोट हैं, 1 रुपये का भी नोट है, ये सारे 1 रुपये का नोट, कॉइन, समझिए। और फ्रोड्यूसरी मनी क्या होता है? जो ट्रस्ट के बिहाफ पे होता है, ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रस्ट। अब सर ट्रस्ट के हिसाब से क्या हो गया? ट्रस्ट के हिसाब से एग्जाम्पल जो आप चेक देते हैं, ये ट्रस्ट के हिसाब से ही, तो ट्रस्ट वाले में ये आएगा। अब बैंक आए, कमर्शियल और सेंट्रल बैंक। चलो, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में फ़र्क क्या है? कमर्शियल बैंक तो वो बैंक है जो आप देखते हैं पीएनबी, एसबीआई, ये सारे कमर्शियल बैंक है। और सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक वो है जो कमर्शियल बैंकों को कंट्रोल करता है। इट इज़ द अपेक्स बैंक, कहते हैं ना सारे बैंकों का बाप, तो सेंट्रल बैंक है। यही कंट्रोल करता है सारे कमर्शियल बैंकों को, कितना लोन देना चाहिए, किस बिहाफ पे लोन देना चाहिए, कितना रिजर्व बैंक में रखना चाहिए, ये सब सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा। सेंट्रल बैंक ही है जो सुपरवाइज करता है इन सबको, मतलब सेंट्रल बैंक के बिना कुछ नहीं, सब कुछ है तो सेंट्रल बैंक है। अब दो चीज़ और आ गई, बोरोइंग रेट और लेंडिंग रेट। बैंक में ही बोरोइंग रेट और लेंडिंग रेट। बोरोइंग रेट जिस रेट से कंज्यूमर, जो बैंक में जिसने यूजर कंज्यूमर जिसने अकाउंट खोल रखा है वो पैसे डिपॉजिट करता है, या बैंक को लोन देना, तो आप समझे नहीं कि बैंक को डिपॉजिट करते हैं। जैसे आप बैंक में डिपॉजिट कर रखे हैं आपने जो पैसे, वो बोरोइंग रेट में आएंगे। और लेंडिंग रेट में जो बैंक लोन देता है लोगों को, वो लेंडिंग रेट में आएंगे। तो बस बोरोइंग रेट मतलब जिस रेट पर आपने पैसा जमा कर रखा है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको देगा, और लैंडिंग रेट, इन दोनों में फ़र्क कोई पूछ ले कि कौन सा ज़्यादा होगा, तो लैंडिंग रेट ज़्यादा होता है बोरोइंग रेट से। बस कहने का मतलब है जो बैंक ब्याज में पैसे देता है लोगों को, वो लैंडिंग रेट है, और जिस ब्याज से बैंक खुद पैसा रखता है अपने पास, वो बोरोइंग रेट है। बस फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक के? फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक आपके हिसाब से, एक तो वो पैसे डिपॉजिट करता है, सबसे पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट करता है। दूसरा लोन प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड एस लोन फॉर आवर रिक्वायरमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ सिक्योरिटीज़, कोई सिक्योरिटी देंगे उसके बिहाफ पे हमें लोन प्रोवाइड कर देगा। अब तीसरा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है सर? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये होती है जिनकी रेगुलर पेमेंट हो, खासकर जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके लिए। जैसे उन्होंने कोई चीज़ की वो ले रखी है, क्या बताऊँ, जैसे किस्त ले रखी है, या फिर ये कोई वो नहीं होती है लाइफ इंश्योरेंस, कोई बाइक का इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस तो साल में एक बार होता है, लाइफ इंश्योरेंस भी साल में एक बार ही लेते हैं। तो अगर पेमेंट में उनकी सैलरी में थोड़ा सा बदलाव आ जाए, जैसे 5-10 दिन ऊपर नीचे, 5-10 दिन तो नहीं होते हैं, सरकारी की आई जाती है, कोई
3-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक पहले पेमेंट कर देता है और जो सैलरी आती है उसमें से डिटेक्ट कर लेता है। फिर इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी। लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं होता। लॉन्ग टर्म के लिए हाँ उनके लिए होता है जो बिजनेसमैन है, उनके लिए लॉन्ग टर्म का होता है, बाकी शॉर्ट टर्म का ही होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गया। अब फोर्थ, एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन जैसे आपको ट्रांसफ़र करने हो पैसे तो बैंक करेगा, तो ऐसे ही फंक्शन जो बैंक के, जैसे आप जिन्हें जनरल सर्विस कहते हैं, बैंक की जनरल सर्विस, बैंक पैसा ट्रांसफ़र करना किसी के पास। अब आजकल तो फ़ोन पे आ रहे हैं डिजिटल पेमेंट, तो उनके हिसाब से एजेंसी फंक्शन आजकल ये फ़ोन पे भी इसी में ही आएगा, एजेंसी फंक्शन में। बस ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 4 काफ़ी है, मैक्सिमम है। अगर इनको ही डिटेल में ठीक से लिखें, जैसे एक्सेप्टिंग लोन है तो इसके बारे में सबसे पहले तो ये लिखो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है कि सबसे पहले हमारा डिपॉजिट लेता है, उसके बदले में हमें प्रोवाइड कराता है इंटरेस्ट। यही 2 लाइनें मैक्स है, बस हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब के